स्वागत है आपका अपने ही चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में, जहां आप सीखते हैं कि कभी भी हम किसी कंपनी में अगर निवेश करना चाहें, इन्वेस्ट करना चाहें, तो उस कंपनी को हम लोग इन्वेस्ट करने से पहले कैसे उसका रिसर्च करते हैं, कैसे उसके बारे में पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं और फिर एक प्रॉपर डिसीजन पे आते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना भी है या नहीं। और यदि करना है तो फिर क्या राइट प्राइस होगा जिसपे हम इस कंपनी में इंटरेस्ट ले सकते हैं या इसमें इन्वेस्ट कर भी सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कंपनी रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स बनाने में वर्ल्ड की एक टॉप मोस्ट कंपनी। उसकी पेरेंट कंपनी का वर्ल्ड में मार्केट शेयर बहुत अच्छा है और उसकी सब्सिडरी कंपनी इंडिया में काम करती है। रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वो कहाँ इस्तेमाल होते हैं, उनका आगे चल के क्या यूसेज होगा, कैसे उनका आगे ग्रोथ पोटेंशियल है कंपनी का, कंपनी कैसा काम कर रही है, उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में हम समझेंगे। और साथ ही समझेंगे कि क्या इस कंपनी में इतना इंटरेस्टिंग कोई मोड है कि आगे चल के ये बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर पाएगा और अपने मोनोपोली पावर जो थोड़ा बहुत इनके पास है उसे मेंटेन कर पाए। तो चलिए देखते हैं आरएचआई मैग्नेसिटा के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है आरएचआई मैग्नेसिटा। इसका पुराना नाम हुआ करता था ओरिएंट रिफ्रैक्ट। क्या करती है ये कंपनी, इस कंपनी के बारे में अगर थोड़ा सा पढ़े तो क्या है। RHI Magnesita is in the business of manufacturing and marketing special बेसिक एंड नॉन बेसिक रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स। तो ये क्या काम करती है, दो इंपॉर्टेंट काम करती है। मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करती है और साथ साथ मार्केटिंग का काम भी करती है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग भी करती है। तो खुद ही मैन्युफैक्चर करती है और अपने प्रोडक्ट्स को खुद मार्केटिंग भी करती है। क्या क्या चीज का, बेसिक एंड नॉन बेसिक रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स। तो कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स होते हैं और कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं। दोनों ही प्रकार के रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स में ये काम करते हैं। साथ साथ सिस्टम एंड सर्विस प्रोवाइड करती है किसको, स्टील इंडस्ट्री को, इंडिया में एंड ऑल्सो ग्लोबल। तो प्रोडक्ट तो बना के बेचती है, ये अपना रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स तो डेफिनेटली बनाते हैं, उसे मार्केटिंग भी करते हैं, बट साथ साथ ये लोग सिस्टम एंड सर्विस प्रोवाइड भी करते हैं, मेनली स्टील इंडस्ट्री। The company is market leader of refractory in India and has many global customers in its international quality products. तो ऑलरेडी देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड में मार्केट लीडर है, इंडिया में तो है ही, और साथ साथ ग्लोबल लेवल पे भी इसके काफी कस्टमर्स अवेलेबल। The company produces nearly 130,000 tons of refractory per annum, including customized product. तो कुछ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट भी ये लोग अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेलर मेड बना के देते हैं उनको, एंड सिस्टम सॉल्यूशन का काम भी ये लोग करते हैं। यानी ये लोग गुड्स तो प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ सर्विसेज भी रेंडर करते हैं। अदर देन दिस, कंपनी इंपोर्ट्स significant value of refractory products which are used for full time contracts in steel industry. तो ये लोग साथ साथ बहुत सारे रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स अपने पेरेंट कंपनी से फॉरेन से इंपोर्ट भी करते हैं और फिर उसे इंडिया में स्टील इंडस्ट्रीज को बेचते हैं। इनके बिजनेस सेगमेंट का बात करूं तो तीन मेन इनके बिजनेस सेगमेंट है। रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना और रिफ्रैक्टरी एप्लीकेशन मशीन्स। तो ये लोग प्रोडक्ट भी देते हैं, सॉल्यूशन यानी एक तरह से जैसे हम लोग आईटी के लैंग्वेज में अगर बात करूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो हम बोलते हैं ना एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस। तो एनुअल मेंटेनेंस में यहाँ पर ये लोग मेंटेनेंस तो नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अपने कस्टमर के फैक्ट्री में विजिट करते हैं, वहां पर बताते हैं कि आपके इस प्लांट में कौन सा प्रोडक्ट अच्छा होगा, उसको किस तरह से लगाना चाहिए, उस मशीन को कैसे डिजाइन करना चाहिए, ये सब कुछ वो लोग प्रोवाइड करते हैं। रिफ्रैक्टरी एप्लीकेशन मशीन्स तक उनको बना के देते हैं कि आपको मशीन लाने का जरूरत ही नहीं है, हम आपको डायरेक्टली मशीन में रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स पूरा अच्छा से लगा के फिट करके एज इट इज मशीन्स आपको सप्लाई कर देंगे। तो यहाँ तक ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अपने वैल्यू चेन में एक स्टेप जा रहे हैं। पहले ये लोग खाली प्रोडक्ट दिया करते थे, ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे कि इनके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स कहाँ कैसे इस्तेमाल करते हैं, उससे काफी क्लियरिटी आएगा। एक वीडियो भी देखेंगे जहाँ पर एनिमेशन के थ्रू बहुत अच्छा से समझाया गया। फिर उस प्रोडक्ट का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और साथ साथ आपको क्या करते हैं, बोलते हैं एज इट इज हम आपको मशीन ही बना के दे देंगे, आप प्रोडक्ट छोड़िए।
आपको जैसा मशीन का रिक्वायरमेंट हो वैसा मशीन बना के हम आपको दे देंगे। प्रोडक्ट्स इनके क्या क्या है, तो पहले समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ये लोग रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स में काम करते हैं, तो रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स क्या होता है? रिफ्रैक्टरीज आर हीट रेजिस्टेंट मटेरियल। तो काम का चीज यही है कि हीट रेजिस्टेंट मटेरियल, मतलब ये क्या काम करता है? जैसे बड़े बड़े जो स्टील के फर्नेस होते हैं, तो ये फर्नेस में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है ये 2000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में ये फर्नेस चलता है। तो नॉर्मली इतना हीट प्रोड्यूस होता है कि फर्नेस का जो नॉर्मल स्टील है या नॉर्मल जिस चीज से वो बना हुआ है फर्नेस, स्टील से या टिन से, जिससे भी, तो वहां पर क्या होता है, चांसेस है कि इतना हीट जो होता है वो या तो रेडिएट आउट हो जाएगा, तो वहां एनर्जी कॉस्ट काफी लग जाएगा, या फिर क्या होगा, यहाँ पर जो वॉल्स ऑफ दी फर्नेस है वो डैमेज होने का खतरा है। तो ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पर अपने रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स इस वॉल्स के आसपास पूरा लगा देते हैं, और ये रिफ्रैक्टरी क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो हीट को ये रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वॉल तक जाने नहीं देता है, जिसकी वजह से फर्नेस डैमेज नहीं होता। तो दिस इज द मेन एक्टिविटी ऑफ रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स। अभी यहाँ पर एक वीडियो से देखेंगे हम लोग कि किस तरह से रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स काम करते हैं। चलो देखते हैं। कंपनी ने खुद समझाया है कि उनके प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पर कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, कैसे उनका यूज में लिया जाता है। You know that everyday life would be unimaginable without refractory products? So what are refractory products? And who produces them? Welcome to RHI Magnesita. We are the world's largest manufacturer of refractory products and the technology leader in the development and production of materials that can withstand temperatures of up to 2000 degrees Celsius. Sounds interesting, right? And what do we need these materials for? Well, let's take your car, for example. It's made out of steel, glass, copper, aluminum, and plastics. These materials are manufactured at extremely high temperatures. In order to produce steel, iron is melted in a crucible and transformed into steel using various processes at temperatures of up to 2000 degrees Celsius. The interior of the crucible has to be lined so that it doesn't start to melt too. This lining is made out of refractory products, which are also used in the production of glass, copper, aluminum, and plastics. But how do these refractory products stand up to such tremendous temperatures? What are they made of, and how are they manufactured? The initial base is made up of several materials, including magnesite, a mineral that RHI Magnesita mines itself, both above and below ground. The magnesite is crushed and then burned in special kilns at a temperature of 1800 degrees Celsius, which produces the refractory properties. The still loose material is then mixed with binders and pressed into various shapes and sizes with up to 3,200 metric tons of pressure. This pressing power corresponds to the weight of roughly 900 elephants, or 80 loaded semi-trailer trucks. Depending on the application, the refractory bricks are then tempered at up to 350 degrees Celsius, or burned for 3 days in huge tunnel kilns at temperatures of up to 1800 degrees Celsius. And how are these refractory products used? The products are installed at the client's facilities by RHI Magnesita in furnaces, installations, or containers. But how long can refractory products withstand these extreme temperatures? In the steel industry, refractory materials generally last anywhere from a few hours to several weeks. And in the glass industry, for example, they can last up to about 10 years. After the regular wear and tear, the refractory products are removed and recycled if possible. RHI Magnesita represents the entire cycle, from the extraction of the raw materials all the way to recycling. Refractory material from RHI Magnesita keeps industrial production up and running 24 hours a day and is irreplaceable for manufacturing the products we use every day. RHI Magnesita is the technology leader and the largest manufacturer of refractories for all industries, thanks to hundreds of researchers and thousands of employees working at more than 100 locations around the world. जैसा कि हमने देखा इस वीडियो में कितना आसान तरीका से समझाया हुआ है कि किस तरह से ये रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स एक ब्रिक्स के फॉर्म में होते हैं, जो कि फर्नेस के दीवार के आसपास पूरा इंस्टॉल किया चिपका, मतलब वहां पर उनको दीवार की तरह बना दिया जाता है, ताकि हीट जो है इन रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स एब्जॉर्ब कर ले और वो हीट दीवार तक ना पहुंचे और वो डैमेज ना हो। ग्लास इंडस्ट्री में ये 10 साल तक चल सकता है और स्टील में ये
कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों तक ये चलता है। उसके बाद क्या करना पड़ता है, इसको रिसाइकिल करना पड़ता है। और रिसाइकिल करके क्या होता है, पुराने जो ब्रिक्स है उसे आरएचआई मैग्नेसिका कंपनी खुद अपने वहां ले जाती है और उसके बदले नए ब्रिक्स लाके इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। पुराने ब्रिक्स को उसी को रिसाइकिल करके फिर वो लोग दोबारा से उसको नया शेप देके दोबारा से एक फ्रेश प्रोडक्ट बना के बेचते हैं। तो यहाँ पर रिसाइकलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस वजह से भी क्या होता है कि इनका मार्जिन बहुत बेटर हो जाता है, क्योंकि इनको नए रॉ मटेरियल नहीं खरीदने पड़ते बहुत ज्यादा। तो वहां पर ये लोग पुराने को रिसाइकिल करके नए दाम में बेचते हैं। तो दैट इज द रीजन कि इनका मार्जिन जो है ये काफी बेटर रहता है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि इनका रिफ्रैक्टरीज का इंसुलेशन में कितना बड़ा रोल रहता है। इंसुलेशन मतलब इस तरह का जो फर्नेस होते हैं बड़े बड़े, उसके पूरे दीवार के चारों तरफ ये रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट लगा दिए जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, दो एडवांटेज मिलता है। एक तो जो वॉल का डैमेज मैंने समझाया वो नहीं होता है, और दूसरा एडवांटेज जो मिलता है कंपनीज को वो ये मिलता है कि यहाँ पर क्या होता है, अगर रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स ना हो तो बहुत सारा हीट जो एनर्जी है वो रेडिएट आउट हो जाएगा, और रेडिएट आउट होने की वजह से क्या होगा, एनर्जी लॉस काफी होगा कंपनी का। तो रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स को जब चारों तरफ से एकदम ढक दिया जाता है, चारों तरफ से फर्नेस को ढक दिया जाता है, तो वहां पर हीट का रेडिएशन आउट जो होता है वो नहीं होता है। तो वहां पर कंपनी का एनर्जी कॉस्ट काफी जो है बच जाता है। तो ये दो तरह का एडवांटेज किसी भी कंपनी को प्रोवाइड करता है। और इस वजह से क्या होता है कि रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स आज के डेट में फर्नेसेस में लगाना ऑलमोस्ट कंपल्शन हो गया है। आप उसके बिना फर्नेस चला ही नहीं सकते, वरना आपको एनर्जी कॉस्ट में काफी भारी नुकसान हो जाएगा। रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है वो क्या क्या है, स्लाइड गेट प्लेट्स है, नोजल है, कंडिश नोजल्स है, स्लैग अरेस्टिंग डार्ट्स है, बेसिक स्प्रे मास्क है, कास्टेबल्स है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। कास्टेबल्स आप देख सकते हो किस तरह से ये कास्टेबल्स इंजन में मोटर में फिट होता है। कास्टेबल्स किससे बनता है, ये जनरली हाई अलुमिना या एल्यूमिनियम से बनाने वाला प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर अलुमिना का रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होता है। मैग्नीशिया से भी बनता है, तो मैग्नीशिया कार्बन फायर्ड भी नोजल्स बनाते हैं। तो बेसिकली इनके दो मेन, अगर रॉ मटेरियल का मैं बात करूं तो अल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ये दो इनके मेन रॉ मटेरियल होता है। इसीलिए कंपनी का नाम भी देखिए आरएचआई मैग्नेसिक है, तो कहीं ना कहीं मैग्नीशियम से कनेक्टेड नाम। फिर ये कुछ प्रोडक्ट्स है, लैडल टू कंडिश श्राउड्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। फिर इनका स्लाइड गेट प्लेट्स जो है वो इस तरह का होता है देखने में। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, these plates are manufactured in different qualities, namely alumina कार्बन बना सकते हैं, या अलुमिना स्पिनल कार्बन बना सकते हैं, मैग्नीशिया स्पिनल कार्बन बन सकता है, या अलुमिना जिरकोनिया कार्बन, यानी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। अभी कुछ स्लाइड्स पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि बोलो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, टेलर मेड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो दीज आर द प्रोडक्ट दे आर टॉकिंग अबाउट, कि जैसा कस्टमर को रिक्वायरमेंट होता है, जिस क्वांटिटी में, जिस क्वालिटी का, जिस शेप में, हम वैसा प्रोडक्ट बना के अपने कस्टमर्स को देते हैं। द कंपनी ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स इंसर्ट्स यूज्ड फॉर रिपेयरिंग ओल्ड स्लाइड्स, गेट प्लेट्स फॉर रीयूज। तो रीयूज के लिए भी गेट प्लेट्स ये लोग बनाते हैं। नोजल वेल ब्लॉक्स बनाते हैं, छोटे छोटे ऐसे नोजल्स होते हैं, बहुत जगह काम आता है। अब आता है ये लोग सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोगों ने बात किया था कि कंपनी का तीन मेन बिजनेस डिवीजन है। प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके मार्केटिंग करना, दैट इज द फर्स्ट। नंबर टू, एक एएमसी जैसा काम करना जहां ये लोग सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को। और तीसरा, फुल फ्लेजेड मशीन बना के देते हैं। तो हम लोग अब सेकंड पार्ट में आ रहे हैं कि सोल्यूशंस क्या प्रोवाइड करती है कंपनी। तो सोल्यूशन में देखिए, पहला सोल्यूशन जो लोग प्रोवाइड करते हैं कि एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने में मदद करते हैं, कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो ये लोग पूरा बताते हैं कि किस तरह से ये फुल इन सर्विस ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पर ये लोग मशीन के अंदर पूरा अपना अलग अलग प्रकार का जो भी इनका रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स है उसको फिट करके लोग बताते हैं किस तरह से आप अपना एनर्जी बचा सकते हैं, अपने इसको और भी ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है जहां पर ये लोग सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को। दूसरा, ये लोग क्या करते हैं, टेलर मेड प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट ड्राइव द परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट सेविंग। तो ऐसा टेलर मेड प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिससे उनके कस्टमर का कॉस्ट सेविंग बहुत हो जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं फिगर में कि किस तरह से इन लोगों ने अपना रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट पूरा लगाने में कस्टमर को मदद किया है। और बेनिफिट्स क्या होता है, बेनिफिट्स इससे होता है कि डिक्रीज इन मेल्टिंग टाइम हो जाता है,
increase in heating transfer during the heating, increased heat transfer during the period, ये सारा चीज बेनिफिट जो है ये मिलता है इनके सॉल्यूशंस की वजह से। अब आता है रिफ्रैक्टरी एप्लीकेशन मशीन, जो तीसरा इनका बिजनेस डिवीजन है, जहां ये लोग रेडीमेड मशीन बना के अपने कस्टमर्स को एज इट इज प्रोवाइड कर देते हैं। तो उसमें ये लोग क्या बोल रहे हैं कि कंपनी ऑफर्स कंप्लीट स्पेशल मशीनरी एंड सर्विस पोर्टफोलियो फॉर एप्लीकेशन इन EAF। व्हाट इज EAF? EAF इज इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में क्या होता है, कोयला का जरूरत नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग उस फर्नेस को चलाते हैं, और ये मेनली स्टील इंडस्ट्री में बहुत जरूरत पड़ता है, और स्टील से भी ज्यादा एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में इसका जरूरत पड़ता है। तो EAF बना के देते हैं, कन्वर्टर बना के देते हैं, आप देख सकते हो EAF है, यहाँ कन्वर्टर है। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, पहले ये लोग क्या करते थे, ब्रिक्स बेचते थे कस्टमर को और बोलते थे कि भैया आप अपने कन्वर्टर में EAF में आपको जैसे लगाना है लगा दीजिए, या फिर आप बोलेंगे तो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग आ जाएंगे, हमारा ही आदमी आके फिटिंग भी कर देगा। तो पहला में काम क्या है, ब्रिक्स बना के बेचना, दैट इज फर्स्ट स्टेप। स्टेप 2, आपको अगर मिस्त्री नहीं मिल रहा है लगाने वाला, आप चिंता मत करिए, हम लोग का ही आदमी आपको फिटिंग करके दे देगा, दैट इज स्टेप 2, दैट इज सोल्यूशन प्रोवाइड करना। तीसरा ये लोग बोल रहे हैं आपको अगर मशीन भी नहीं मिल रहा है ना, तो कोई बात नहीं, हम लोग मशीन में ब्रिक्स फिट करके सब कुछ रेडीमेड करके एज इट इज आपको दे देंगे। यानी कस्टमर के नीड्स को ये लोग एक एक स्टेप हायर केटर करते जा रहे हैं, और जिसमें क्या होगा, इनके कस्टमर का जो टिकट साइज है वो बढ़ जाएगा, और दूसरा इनको मार्जिन्स आगे चल के काफी बेटर मिलेंगे। तो EAF, कन्वर्टर, लैडल, RH डेजिग्नर, टुंडेश इक्विपमेंट एंड स्पेयर पार्ट, ये सब कुछ ये लोग रेडीमेड प्रोवाइड करके अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। रिफ्रैक्टरी कहाँ यूज आता है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री में, सीमेंट में, स्मेल्टर्स में, ये सारे जगह पे इनका मेनली यूज होता है। which about 75% of the total value, यानी किसमें डिपेंडेंट होता है, स्टील पे। यानी 75% ऑफ द टोटल रेवेन्यू रिफ्रैक्टरी का जो डिमांड आता है वो कहां से आता है, स्टील इंडस्ट्री आता है, और रिमेनिंग जो है वो मेनली ग्लास, सीमेंट, नॉन फेरस एंड पेट्रोकेमिकल्स है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इस कंपनी के ग्रोथ के लिए है वो है स्टील इंडस्ट्री। हम लोग को ये हमेशा ट्रैक करते रहना पड़ेगा, क्या स्टील इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, क्या स्टील का डिमांड दिन पे दिन बढ़ रहा है, क्या स्टील का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो स्टील का जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ेगा। साथ साथ ग्लास इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ, सीमेंट का डिमांड हुआ, ये सब कुछ पे डिपेंड करेगा। तो करेंटली अगर हम देखें तो पिछले 1-1.5 साल में स्टील इंडस्ट्री में काफी अच्छा डिमांड था, काफी अच्छा ग्रोथ हुआ था, पूरा कमोडिटी मार्केट एकदम ऑल टाइम हाई पे। अभी रिसेंटली 6 महीना 8 महीना से क्या हो रहा है, कमोडिटी मार्केट धीरे धीरे थोड़ा सा डाउन हो रहा है, कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, और रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद धीरे धीरे स्टील का डिमांड थोड़ा पीछे जा रहा है। पूरे दुनिया में ऐसा बात आ रहा है कि रिसेशन में आ जाएगा, या फिर इन्फ्लेशन इतना हाई हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो अलग अलग कंट्रीज ने लेके आए थे, जो केपेक्स प्लान बहुत सारी कंपनी कर रखी है, तो वहां पर थोड़ा सा अभी सबड्यूड देखने मिल रहा है बिकॉज ऑफ अनसर्टिनिटी इन द मैक्रो लेवल। बट इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा चीज है, एक्सपेंशन प्लान्स जो कंपनी ने और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, हो सकता है कि अनसर्टेनिटी की वजह से 6 महीना थोड़ा डिले हो गया, 8 महीना डिले हो गया, मे बी साल भर भी थोड़ा डिले हो जाए, बट अल्टीमेटली अगर इंडिया को प्रोग्रेस करना है, डेवलप होना है, तो इंडिया को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना ही पड़ेगा। वहां स्टील का डिमांड आज नहीं, 1 महीना बाद, 6 महीना बाद आना ही है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, कंपनी को अगर डेवलप होना है, उनको एक्सपेंशन करना है, तो उनको नए प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। नए प्लांट्स लगाना है तो सीमेंट का डिमांड आएगा, रियल एस्टेट में जरूरत पड़ेगा ही, रहने के लिए घर चाहिए लोगों को, तो वहां पर सीमेंट का डिमांड आएगा। ग्लासेस, जितना ऑटो इंडस्ट्री अच्छा करेगी, जैसे हम लोग बोल रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पर ऑटो का डिमांड दिन पे दिन बढ़ेगा, वहां ग्लासेस का डिमांड आएगा। हम लोग सोलर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, सोलर पैनल्स बैठा रहे हैं, सोलर पैनल्स में ग्लास का रिक्वायरमेंट आएगा। तो ऑलमोस्ट ये जिस इंडस्ट्री को केटर कर रही है, हो सकता है फिलहाल ये थोड़े से, ये सारे इंडस्ट्री एक बार के लिए थोड़े से उतना हाइप नहीं हो रहा है इस इंडस्ट्री के बारे में, बट कहीं ना कहीं अगर फ्यूचर देखें तो इनका रिक्वायरमेंट आना ही आना है, और उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी किसको मिलेगा, रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी जैसे RHI मैग्नेस्टा हो गई। तो इंडस्ट्री कौन कौन से इंडस्ट्री को ये सर्व करते हैं, स्टील को करते हैं, फाउंड्री को करते हैं, सीमेंट को करते हैं, लाइम स्टोन, ग्लास, फिर पेपर एंड पल्प, नॉन फेरस जैसे एल्यूमिनियम काइंड ऑफ इंडस्ट्री हो गया। तो ये सब में ये और फैक्ट्री का
सॉरी रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स का डिमांड आएगा ही और इसका जरूरत पड़ेगा, इसके बिना कोई भी फर्नेस काम नहीं कर सकता। इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को देखते हैं, कहाँ इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो इनका पहला मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो वाइजैक में। द प्लांट स्टार्टेड कमर्शियल प्रोडक्शन इन 2007, करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी 72,000 टन पर एनम। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये फाइन क्ले एंड फायर क्ले एंड हाई एल्यूमिनियम रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है। तो इसमें इनका जो कैपेसिटी है दैट इज 72,000 टन पर एनम और ये स्टार्ट हुआ था 2007 में। कटक प्लांट ये सबसे इंटरेस्टिंग प्लांट है जिसमें सबसे बड़ा ग्रोथ आगे चल के आने वाला है। क्या रीजन है मैं समझाता हूँ। द 18,000 टन, अभी देखा जाए तो इसका कैपेसिटी बहुत छोटा है, सिर्फ 18,000 टन का कैपेसिटी, बट ये क्या चीज का कैपेसिटी है, ये मैग्नीशिया कार्बन ब्रिक्स का कैपेसिटी है। अब क्या होता है कि मैग्नीशिया ब्रिक्स का खासियत ये है कि मैग्नीशिया ब्रिक्स में जो है हीट रेजिस्टेंट करने का जो ताकत होता है ना, वो एल्यूमिनियम ब्रिक्स से ज्यादा होता है। और यही कारण है कि अभी दिन पे दिन क्या हो रहा है, मैग्नीशिया ब्रिक्स का डिमांड ज्यादा होते जा रहा है कंपेयर टू एल्यूमिना ब्रिक्स। और मैग्नीशिया ब्रिक्स इंडिया में कोई नहीं बनाती है, तो मेनली मैग्नीशिया ब्रिक्स अगर बोले तो 80% ऑफ द टोटल डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं हम लोग को इंपोर्ट पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो ये कंपनी के पास ये टेक्नोलॉजी है, ये कैपेबिलिटी है कि ये लोग मैग्नीशिया ब्रिक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशिया ब्रिक्स में अगर ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है तो आगे चल के इसमें मार्जिन काफी बेटर मिलेंगे। और ये एल्यूमिना ब्रिक्स के कंपैरिजन में काफी एक्सपेंसिव होता है, इसमें मार्जिन कंपनी को बहुत हाई मिलते भी है। जनरली भी इंटरनेशनल मार्केट में द रेट्स आर वेरी हाई। और इनके पास जो फैसिलिटी है 9.8 एकड़ का फैसिलिटी है और इसमें अभी कंपनी जो है एक्सपेंशन का बहुत एग्रेसिव एक्सपेंशन करने का प्लान में है। 18,000 टन से अभी ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इनिशियली 1 से 2 साल में ये 32,000 टन हो जाएगा एंड देन अल्टीमेटली 2025 तक इनका टारगेट है कि ये 1 लाख टन का कैपेसिटी तक मैग्नीशिया ब्रिक्स की कैपेसिटी को ले जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से कंपनी भी समझ गई है कि मैग्नीशिया ब्रिक्स का प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, वहां से रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो मार्जिन भी बेटर मिलेगा और हायर रियलाइजेशंस कंपनी को मिलेगा। फिर भिवाड़ी में इनका प्लांट है, ये 1986 में, तो सबसे पुराना प्लांट जो है ये भिवाड़ी में था। ये 27 एकड़ लैंड पे ये स्टैब्लिश है, 50,000 टन कैपेसिटी का है फैसिलिटी और ये डिवाइडेड इनटू 3 इंडिपेंडेंट सब डिविजन्स पे डिवाइडेड है, 1 ईच फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्लाइड ग्लेड। यानी ये फैसिलिटी में 3 अलग-अलग डिविजन्स हैं और ये 3 अलग-अलग डिवीजन 3 अलग-अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो पहला डिवीजन क्या बनाता है, ये बनाता है स्लाइड गेट प्लेट्स, कंटिन्यूअस कास्टिंग रिफ्रैक्टरीज एंड कास्टेबल्स एंड प्री कास्ट। तो यानी पहला बनाता है गेट, दूसरा बनाता है कंटिन्यूअस कास्टिंग, तीसरा बनाता है कास्टेबल्स। तो ये 3 अलग-अलग डिवीजन 3 अलग-अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। द प्लांट करेंटली प्रोड्यूस 60,000 पीसेस ऑफ isostatic products, more than 1,40,000 pieces of slide plates and more than 1,33,000 pieces of nozzles and well blocks। तो ये सारा इनका प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है जो कंपनी अभी करती है। तो इनका कैपेसिटी भी हम लोग देख सकते हैं, काफी अच्छा प्रोडक्शन कैपेसिटी कंपनी के पास ऑलरेडी है। एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट करने के लिए अभी रिसेंटली पिछले साल मैनेजमेंट ने काफी स्टेप लिए हैं। तो मैनेजमेंट का बोलना है द कंपनी हैज ऑनगोइंग प्रोग्राम्स फॉर इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड effectiveness ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। रॉ मटेरियल कॉस्ट कम करने के लिए, एनर्जी कंजर्वेशन करने के लिए, कंट्रोल ओवर वर्किंग कैपिटल, ये सारा कुछ करने के लिए मैनेजमेंट काफी स्टेप्स ले रही है। और फिर क्या कर रहे हैं ये लोग, टू प्रोड्यूस स्पेशल रिफ्रैक्टरीज, ऐसा सेटअप बना रहे हैं कि ये लोग स्पेशल रिफ्रैक्टरीज बना सके और काफी सस्ते दामों में बना सके, so as to add maximum value to the customer, ताकि कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस में ये लोग दे सके। तो वहां पर इनका टारगेट है कि मार्केट शेयर इनको गेन करना, ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर लेना है। एनर्जी एफिशिएंट इंस्टॉलेशंस हैव मेड एट ऑल फैक्ट्रीज। तो बोल रहे इस वजह से इन्होंने एनर्जी एफिशिएंट इंस्टॉलेशंस अपने सारे फैक्ट्री में ऑलरेडी कर दिए। मर्जर इनका अभी रिसेंटली हुआ था, उसके बारे में जानते हैं कि इनकी 3 कंपनी एक्चुअली अभी रिसेंटली मर्ज हुई है। इसको एकदम अच्छा से समझते हैं अपने लोग कि RHI मैग्नेसिटा ये पेरेंट कंपनी और इसके अंडर में इसके 3 कंपनी हुआ करते थे,
जो 3 अलग अलग बिजनेस करते थे। एक था ओरिएंट रिफ्रैक्टरी, जैसा मैंने बताया कि इस कंपनी का पुराना नाम ओरिएंट रिफ्रैक्टरी था। दूसरा आरएचआई इंडिया, ठीक है, और तीसरा आरएचआई क्लासिक। तो ये 3 अलग अलग कंपनी हुआ करती थी सब्सिडरी में। अभी क्या हुआ, ये तीनों कंपनी को एक में मर्ज कर दिया गया है और ये कंबाइंड एंटिटी का नाम रख दिया गया है आरएचआई मैग्नेसिटा इंडिया, ठीक है। तो ये आरएचआई इंडिया अलग है और अभी जो कंपनी कंबाइन होकर बनी है वो है आरएचआई मैग्नेसिटा इंडिया। तो दिस इज व्हाट द मर्जर इज ऑल अबाउट। तो कंपनी ने प्रपोज किया था ये मर्जर काफी पहले, पर बीच में कुछ रिजेक्शन भी हो गया था, पर फाइनली इस मर्जर को अप्रूवल मिल गया, जिसके तहत कंपनी ने 4 करोड़ नए इक्विटी शेयर इशू किए अपने शेयर होल्डर्स को। तो करेंटली पहले इनका शेयर जो हुआ करता था 12 करोड़ शेयर हुआ करता था, पर अब मर्जर होने के बाद इनके पास टोटल 16 करोड़ शेयर कंपनी के पास। और हम देख सकते हैं कि 19 मई 2021 को एनसीएलटी का वर्डिक्ट आया था, जहां पर इनको मर्जर के लिए अप्रूवल मिल गया। एमलगमेशन से बेनिफिट क्या होगा, मैनेजमेंट का क्या बोलना है? तो कमेंटिंग ऑन द डेवलपमेंट, मिस्टर प्रमोद सागर, एमडी एंड सीईओ ऑफ द ओरिएंट रिफ्रैक्टरी, they said that the integration of these 3 separate legal entities would enable us to synergize, simplify and consolidate our strength in India to serve our ever growing potential. तो अपने ever growing potential को ये लोग सर्व कर पाएंगे। RHI Magnesita is going to provide customer with one single refractory solution, यानी पहले ये 3 अलग अलग एंटिटी अलग अलग काम करते थे। एक जन अलग इक्विपमेंट्स बनाते थे। आरएचआई जो क्लास इंडिया है वो शायद ब्रिक्स बनाने का काम करता था, आरएचआई क्लासेस जो है वो सिर्फ ट्रेडिंग करने का काम करता था। पर अब ये कंबाइंड एंटिटी हो गए, तो ये लोग बोल रहे हैं हम लोग अपने कस्टमर के लिए कंप्लीट सोल्यूशन लेके आएंगे कि भैया आपको प्रोडक्ट चाहिए तो भी हम देंगे, आपको मेंटेनेंस करवाना है हम करके देंगे, आपको एज इट इज कोई पूरा कंप्लीट आपको पूरा मशीन चाहिए इंस्टॉल जिसमें रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो मशीन भी हम आपको एज इट इज सप्लाई कर देंगे। So they will give the complete solution of refractory to their clients. The integration also result in improved allocation of capital. So this is a very key word कि capital allocation काफी अच्छा होगा, क्योंकि जब आप 3 अलग अलग एंटिटी चलाते हो तो बहुत सारा आपका अनयूजुअल एक्सपेंसेस होता है, जो कि आप जब कंबाइंड हो जाते हो तो वो खर्चे को आप बचा सकते हो। तो वहां पर कैपिटल एलोकेशन बहुत सही होगा। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैश फ्लोज होगा, कंट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट of new integrated company, creation of larger asset base and facilitation of access to better financial resources। अब मर्ज हो जाएगी कंपनी का, अर्निंग्स बढ़ जाएगा, कंपनी का कॉस्ट कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली इनको आगे चल के अगर बैंक लोन लेना होगा तो काफी सस्ते रेट पे इनको बैंक लोन भी मिल जाएगा अपने ग्रोथ के लिए। तो कंपनी को ये मर्जर से हर तरीका से बेनिफिट होगा। कस्टमर्स का अगर बात करें तो इनके पास सब अच्छे कस्टमर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मुकुंद स्टील, टाटा आयरन एंड स्टील, RINL, वाइजैक, सनफ्लैग आयरन, लॉयड स्टील, उषा मार्टिन, जिंदल ग्रुप, ये सारे बड़े बड़े इनके कस्टमर्स हैं जिनको ये रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। कुछ बेसिक डिटेल्स का अगर बात करें तो इनका रेवेन्यू जो है मर्जर के बाद जो सिचुएशन है, एक्सपोर्ट से 17% आता है, डोमेस्टिक से 80% आता है। भिवाड़ी प्लांट में हमने देखा 50,000 टन का कैपेसिटी है, वाइजैक में 72,000 टन का है, कटक में 18,000 टन का कैपेसिटी। और मैनेजमेंट का प्लान है कि ये पूरा जो कैपेसिटी अभी 1,40,000 50,000 टन के जितना ओवरऑल कैपेसिटी है अभी इनका, इसको मैनेजमेंट बढ़ा के 3 लाख टन का कैपेसिटी तक लेके जाएंगे। यानी ये प्रोडक्शन का कैपेसिटी जो इनका आगे चल के 2025 तक डबल होने वाला। तो डबल होना तो ठीक है कि प्रोडक्शन का कैपेसिटी डबल हो जाएगा, बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो डबल होगा ना उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट जो होगा वो किसमें होगा, कटक प्लांट में, जहां पर ये लोग क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ब्रिक्स बनाते हैं, और जो कि एक हाई वैल्यू और हाई मार्जिन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। तो इसको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कंपनी का सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर जो है वो यहीं से आने वाला है। रॉ मटेरियल का बात करें तो चाइना से 20 से 25% रॉ मटेरियल चाइना से लोग सोर्स करते हैं। साउथ अमेरिका, यूरोप से 10 से 12% रॉ मटेरियल आता है। रेवेन्यू का बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग से मेजर रेवेन्यू आता है 74% और ट्रेडिंग से हार्डली 22% आता है। मार्केट शेयर इंडिया में इनका 23% है, और ग्लोबली पेरेंट कंपनी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ग्लोबली 35% का मार्केट शेयर है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है कंपनी का।
ग्रोथ ड्राइवर आगे चल के कंपनी के लिए क्या होगा, तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं। कटक प्लांट मैन्युफैक्चर्स मैग्नीशिया ब्रिक्स, हम जानते हैं। दिस प्रोडक्ट इज 75% इंपोर्टेड। जो मैंने बताया था कि 75 to 80% ये प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट होता है, तो कंप्लीट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। Now company is expanding its capacity from 18,000 to 32,000 so that will reduce dependence on import and improve both top line and margins for the company. और आगे चल के टारगेट क्या है, 1 लाख टन तक ले जाने का टारगेट है 2025 तक। करंट टोटल कैपेसिटी करीब करीब 1.5 लाख टन का है, जिसको बढ़ा के ये लोग 3 लाख टन ले जाएंगे 2025 तक। In many factories, magnesia bricks is replacing alumina bricks. It has high heat resistance compared to aluminum. तो ये मैंने पहले ही बताया कि मैग्नीशियम में जो हीट रेजिस्टेंस का कैपेबिलिटी होता है वो एल्यूमिनियम से काफी ज्यादा होता है। तो इस वजह से बहुत सारे फैक्ट्रीज जो है वो एल्यूमिनियम ब्रिक्स के बदले मैग्नीशियम ब्रिक्स इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ऑल्सो मैग्नीशिया ब्रिक्स इज मैन्युफैक्चर्ड बाय रिसाइकलिंग प्रोसेस, जो अभी हम लोगों ने वीडियो में भी देखा था कि ये लोग रिसाइकल कर पाएंगे। तो रिसाइकल करने का मतलब ये हो गया इनको नया से रॉ मटेरियल खरीदना नहीं पड़ेगा, तो इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी काफी कम हो जाएगा। तो एक तरफ देखिए डबल बेनिफिट कैसे हो रहा है, मैग्नीशिया ब्रिक्स का डिमांड बढ़ते जा रहा है जो इंडिया में लोग इंपोर्ट करते हैं, तो ये लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, वहां इनको बेनिफिट है। दूसरा, मैग्नीशिया ब्रिक्स हायर कॉस्ट पे बिकेगा और इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा, तो मार्जिन्स में काफी एक्सपेंशन आएगा जब ये कैपेसिटी आने लगेगा। कंपनी इज लॉन्चिंग मेनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इन फ्यूचर, और काफी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी कंपनी फ्यूचर में लॉन्च कर रही है which will be margin accretive products। तो यहाँ पर मार्जिन्स कंपनी के काफी आगे चल के इंप्रूव होते हुए नजर आए। कंपनी इज डूइंग कैपेक्स ऑफ अराउंड 450 crore in next 2 to 3 years, doubling its capacity। और ये पैसा कहाँ से आएगा, थोड़ा सा ये लोग फंड रेज करेंगे, मे बी इक्विटी इश्यू करेंगे और थोड़ा सा डेट लेंगे। कंपनी इज ऑल्सो नेगोशिएटिंग विद इट्स कस्टमर फॉर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्राइस रिविजन। अभी क्या होता है, कंपनी के जो मैंने बताया जैसे स्टील अथॉरिटी है, जिंदल ग्रुप है, ठीक है, टाटा आयरन है, तो ये लोग इनके कस्टमर है, तो इनके साथ इनका 1-1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 1 साल तक हम आपको इस रेट पे सामान बेचेंगे। बट अभी क्योंकि क्या हो रहा है, इतना वोलेटिलिटी है मार्केट में आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर और सारा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से, कि क्या हो रहा है कि ये लोग बोल रहे हैं कि देखिए दाम डेली ऊपर नीचे हो रहा है, तो इस तरह से अगर कमोडिटी का प्राइसेस बढ़ेगा, एनर्जी कॉस्ट बढ़ेगा, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अगर बढ़ेगा, तो हम लोग अगर पुराने रेट में अगर आपको सामान बेचेंगे तो हम लोग का मार्जिन तो एकदम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, आप ऐसा करो कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करके 3-3 महीना का हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और हर 3 महीना में जैसा सिचुएशन होगा, अगर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घट जाएगा तो हम रेट घटा देंगे, अगर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाता है तो हम लोग को प्राइस रिविजन अपवर्ड्स करना पड़ेगा। तो ये लोग इस तरह से अपने कस्टमर के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। फिर मैनेजमेंट ने बोला है कि इनका जो सस्टेनेबल इबिटा मार्जिन है गोइंग फॉरवर्ड, ये 16 से 17% का सस्टेनेबल मार्जिन रहेगा। पिछले एक तो 2-3 क्वार्टर में हम देखेंगे कि इनका मार्जिन काफी बड़ा है, बट मैनेजमेंट ने कहा है उसके पीछे काफी कारण है कि इनके पास सस्ते रेट का रॉ मटेरियल इन्वेंट्री पड़ा हुआ था, जिनको ये लोग थोड़े हाई रेट पे बेच पाए थे ड्यू टू मार्केट सिचुएशन, उस वजह से इनका मार्जिन बढ़ा। बट आगे चल के जो मार्जिन है वो थोड़ा सा सस्टेनेबल रहेगा, तो 16-17 के आसपास रहेगा, बहुत हाई मार्जिन नहीं होगा। कंपनी में मोट क्या है, क्या चीज है जो कंपनी में एंट्री बैरियर क्रिएट करती है। मोट का मतलब क्या होता है, मोट का मतलब हम एक ऐसा किला बना रखते हैं अपने आसपास कि कोई मेरा दुश्मन या कॉम्पिटिटर उसको आसानी से तोड़ के अंदर नहीं घुसता, दैट इज कॉल्ड मोट, यानी कहीं ना कहीं एंट्री बैरियर। तो कंपनी थ्रू इट्स पेरेंट हैज लॉट ऑफ कैप्टिव माइंस, तो ये माइंस सबको आसानी से नहीं मिल जाएगा, इनके पेरेंट्स के पास काफी कैप्टिव माइंस है। कहाँ पर, टर्की में, यूरोप में, ब्राजील में, तो ये सब जगह पे इनके पेरेंट के पास काफी कैप्टिव माइंस है, तो वहां से ये लोग बहुत सस्ता में रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सकते हैं। हेंस इंपोर्ट फ्रॉम चाइना इज वेरी लेस कंपेयर टू इट्स पीयर। तो पीयर्स लोगों को ऑलमोस्ट 40-50% या मे बी 55-60% रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है, जबकि क्योंकि इनके पास जो कैप्टिव माइंस है, ये लोग सारे सिर्फ 20 से 22% चाइना पे डिपेंडेंट है, और आगे चल के मुझे जो लगता है कि ये लोग ये डिपेंडेंसी भी कम कर देंगे। Hence they cater better margins compared to the peers। इस वजह से peers से इनको better margins मिलते हैं। Gestation period इस बिजनेस में 4 से 5 साल है किसी भी इंडस्ट्री में,
क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि इनके पास जो क्लाइंट्स है, जैसे स्टील हो गया, टाटा स्टील हो, ये लोग ऑलरेडी इनके लिए, मतलब टाटा स्टील जैसी कंपनी के लिए रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट, ब्रिक्स, मतलब रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट क्या है, पत्थर है ना। जैसे अपने लोग घर बनाते हैं तो ब्रिक्स क्या होता है, एक एक ब्रिक्स लगा लगा के दीवार बनता है, तो ब्रिक्स का जो कॉस्ट है दैट इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब वो मेरे मेरे बजट में बहुत छोटा अमाउंट है, तो वहां पर छोटा अमाउंट होने के बावजूद भी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ब्रिक्स कमजोर हुआ तो पूरा बिल्डिंग बह सकता है। तो उसी वजह से क्या होता है कि जो बड़े बड़े कंपनी है रिस्क नहीं लेना चाहती, उनको किसी क्लाइंट पे या किसी सप्लायर पे जब भरोसा हो जाता है ना, तो वो अपने सप्लायर को चेंज नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों ने फर्नेस डिजाइन कर लिया है, फर्नेस में ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है, तो अब किसी एक नए सप्लायर की वजह से पूरा अपना फर्नेस का चीज को तो चेंज नहीं करेंगे ना वो। तो ये कारण है कि एक बार अगर उनको क्लाइंट मिल गया ना, तो ये काफी स्टिकी होता है, और नए प्लेयर्स को अगर यहाँ पर कॉन्फिडेंस हासिल करना है तो कम से कम 4 से 5 साल का जेस्टेशन पीरियड होता है, तब जाके कोई नया प्लेयर मार्केट में अपना होल्ड बना पाता। तो यहाँ पर ये दो बड़े मोट है इस कंपनी के पास कि इनके मार्जिन को या इनके बिजनेस को आगे चल के खतरा होने का चांसेस बहुत कम है। नया क्या डेवलपमेंट किया, और ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है जो मैनेजमेंट ने कहीं ना कहीं हिंट दिया, बोले कंपनी सेटिंग अप R&D सेंटर इन इंडिया एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू केटर एंड क्रिएट अ बिग मैन्युफैक्चरिंग हब। तो दिस इज समथिंग दे आर इंडिकेटिंग कि ये लोग एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया में बनाने का प्लान कर रहे हैं, यानी इनका अल्टीमेट एम क्या है। अब इसको ग्लोबल लेवल पे समझते हैं कि मान लीजिए ये पूरा मेरा ग्लोब है, उसमें दिस इज इंडिया, और अलग अलग देशों में इनके पास कैप्टिव माइंस है और प्रोडक्शन फैसिलिटीज भी थोड़े मोड़े हैं। तो अब जो पेरेंट कंपनी है उन लोग देख सकते हैं कि इंडिया में जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो दुनिया के मुकाबले सबसे कम, तो सबसे सस्ता प्रोडक्शन इंडिया में हो सकता है। तो वो लोग क्या करेंगे, जितने भी अपने कैप्टिव माइंस है उससे क्या करेंगे, सारा रॉ मटेरियल इंडिया की तरफ भेजेंगे, क्योंकि इनको मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करना, और उनको पता है कि इंडिया में लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग सबसे सस्ता बैठेगा इंडिया में। और इंडिया में इसी वजह से ये लोग अपना R&D सेंटर भी लगा रहे हैं, ताकि रॉ मटेरियल के बाद जो नया प्रोडक्ट अगर लाना होगा तो उसका रिसर्च भी इंडिया में ही करेंगे। तो पूरा रॉ मटेरियल इंडिया में आ जाएगा, रिसर्च इंडिया में होगा, प्रोडक्शन इंडिया में सबसे सस्ता होगा, एंड फिर इंडिया से ये लोग पूरे दुनिया में अपना प्रोडक्ट बेचने का प्लान करेंगे। तो इनका जो टारगेट है कि इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह यूज करना, और फिर अपने प्रोडक्ट को पूरे दुनिया में सस्ते रेट पे बेच के मार्केट कैप्चर करना। तो ये एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले होने वाला है RHI मैग्नेसिटा इंडिया के लिए, क्योंकि सारे जो इनके जो पेरेंट कंपनी के जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको केटर करने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर आएगा अपने पेरेंट के तरफ से, वो RHI मैग्नेसिटा इंडिया को मिलेगा। और क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा आगे चल के, तो ऑब्वियसली इनका टॉप लाइन बढ़ेगा, इनका अर्निंग्स बढ़ेगा, और कंपनी का वैल्यूएशन भी इंप्रूव होगा। इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो स्टील इंडस्ट्री ऑलरेडी मैंने बताया कि अलग अलग जगह से डिमांड आएगा, कंस्ट्रक्शन से आएगा, फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट काफी फोकस कर रही है, तो स्टील का डिमांड आगे चल के बढ़ेगा। फिर हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया का ऑटो इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू डू रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, तो वहां पर भी क्या स्टील का डिमांड बढ़ेगा। रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्री का बात करें तो यहाँ पर क्या है कि आज भी रिफ्रैक्टरी मैन्युफैक्चरर जो है वो काफी डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, क्योंकि बॉक्साइट और मैग्नीशिया ये इनके दो मेन रॉ मटेरियल है। बॉक्साइट से बनता है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिना जो ब्रिक्स है उसमें बॉक्साइट का जरूरत है, और मैग्नीशिया से बनता है मैग्नीशियम ब्रिक्स। तो ये लोग चाइना पे काफी डिपेंडेंट है, बट RHI मैग्नेसिटा की खासियत ये है कि इनके पेरेंट कंपनी के थ्रू इनके पास काफी कैपिटल माइंस है, सो दे आर नॉट वेरी मच डिपेंडेंट ऑन चाइना। अब आते हैं वैल्यूएशन की तरफ। तो करंट ईयर में इनका रेवेन्यू जो था 1991 करोड़ था। आई एम एक्सपेक्टिंग कि साल में 40% का अगर कंपनी ग्रोथ शो करती है आफ्टर एक्सपेंशन एंड एवरीथिंग, और इबिटा मार्जिन 17-18% का सस्टेनेबल मार्जिन है, तो बुल फेज में ये थोड़ा बढ़ जाता है, 19% हो जाएगा, तो कंपनी कैन रीच अप टू 723 रुपीज। करंटली इट इज ट्रेडिंग अराउंड 524। अगर एक नॉर्मल फेज का बात करें तो इनका ग्रोथ आई एम एक्सपेक्टिंग कि 30 से 32% का ग्रोथ आएगा रेवेन्यू में। मार्जिन जो इनके होंगे 17%, जो मैनेजमेंट ने खुद बोला है सस्टेनेबल मार्जिन है, तो वहां पर इनका प्राइस 498 टू 500 के आसपास रह सकता है।
और अगर बियर फेज में यानी ऑर्डर्स नहीं आते हैं और पूरा दुनिया या कंट्री जो है थोड़ा रिसेशन में जाता है, तो भी 20 से 22, 25, 28% का ग्रोथ आ सकता है। EBITDA मार्जिन थोड़ा सा न्यूट्रलाइज होगा, 15% हो जाएगा, तो प्राइस थोड़ा सा गिर के 380 रुपए तक नीचे आ सकता है। बट अगेन देखना पड़ेगा ओवरऑल एनवायरनमेंट को कि क्या हम लोग रिसेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या बुल फेज में जा रहे हैं या फिर थोड़ा सा इसी तरह का एनवायरनमेंट। तो करेंटली इट इज ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट अराउंड इट्स फेयर वैल्यू, बट जैसा आगे इनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, कंपनी लुक्स वेरी गुड एंड इट इज बाउंड टू रीच हाइट्स, क्योंकि एक्सपेंशन जो आ रहा है मैग्नीशिया ब्रिक्स में मार्जिन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, तो मार्जिन जो अभी हम लोग 19-17% ले रहे हैं, कोई बड़े बात नहीं है कि ये मार्जिन 25%, 28% तक चले जाए। और ये मार्जिन जब 25-28% हो जाएगा, तो ये जो कैलकुलेशन अभी 723, 498 का आ रहा है, ये रिजनेबल सर्कमस्टेंसेस में भी 800-900 रुपए के आसपास का वैल्यूएशन आने लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं अपना बात करूं तो मुझे लगता है कि इट विल ट्रेड समवेयर नियर, इट कैन रीच अप टू 600-650 वेरी सून, जैसे ये एक्सपेंशन कंप्लीट होता है और थोड़े से ऑर्डर्स आने लगते हैं स्टील इंडस्ट्री की तरफ से, तो इनका प्राइस बढ़ सकता है। बट अगेन ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए वैल्यूएशंस का मैंने चार्ट बनाया है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी तरह का। आप किसी भी कंपनी में जब इन्वेस्ट करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट तो हूँ नहीं, और इसलिए आप कभी भी कोई डिसीजन लें तो अपने एडवाइजर से सलाह करें। यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन देने का कोशिश नहीं है, ओनली ऑब्जेक्टिव इज टू एजुकेट यू कि किस तरह से हम किसी कंपनी को स्टडी करते हैं और एक फेयर वैल्यूएशन का आइडिया लगा। तो मेरे को जो आइडिया लगा मैंने बस एजुकेशन पर्पस के लिए आपको बता दिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस कंपनी ऑन RHI मैग्नेसिटा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि क्या ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है, क्या प्रोडक्ट्स ये बनाती है, आगे चल के इनके प्रोडक्ट्स का डिमांड कैसा रहेगा, मार्जिन इंप्रूव हो सकता है कि नहीं, और कंपनी आगे चल के कैसा ग्रोथ करेगी। अगर आपको कुछ भी इसके बारे में जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन भी लिखिए कि आपको क्या लगता है कि मेरा वैल्यूएशन सही है या मेरे वैल्यूएशन में कोई एक्स्ट्रापोलेशन है, आपके हिसाब से कंपनी कहाँ ट्रेड कर सकती है, किस वैल्यू पे ट्रेड कर सकती है। अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट्स लगता है कि जो शायद मेरे एनालिसिस में मिस हो गया हो, तो आप डेफिनेटली चैट बॉक्स में उसको डालिए, उस पर डिस्कस करें। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कंपनी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला, कुछ अच्छा लगा, तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन दबा, बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर।